सो अब बात करेंगे सेक्शन डी की, जो कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हम एसएस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 35 नंबर का। ठीक है, जिसमें भी हमें 80 से लेके 100 वर्ड के मतलब वर्ड में आंसर देना है, वो भी डिटेल में। मेरे ख्याल से ये छोटा है थोड़ा सा, आपको थोड़ा बहुत और पता है साइमन कमीशन के बारे में तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे हम बात स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। यहाँ पे क्या लिखा है, मैनफोर्ड amended declare that a commission and should be sent to India after 10 year examine the effect and operation and examine the Indian people। बोला गया है मैनफोर्ड संशोधन में घोषणा की गई कि 10 वर्षों तक जो भी प्रभाव चले हैं इंडिया के अंदर, उनके संचालन की जांच की जाए। ठीक है, और जांच करने के लिए भारतीय लोगों की जांच करने के बाद एक आयोग भारत भेजा जाना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अत्याचार किए वो सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए कि 10 साल तक क्या किया, क्या हुआ उनके साथ, वो सारी चीज़ें। बट 2 year लेटर गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन, मतलब 2 साल बाद गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। अब यहाँ पे क्या दिया है कि द कमीशन कंसिस्ट ऑफ सर जॉन एंड साइमन एंड 7 अदर मेंबर्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एक तो सर जॉन साइमन थे और 7 मेंबर्स और अलग थे। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन एज अ मेंबर। तो यहाँ पे क्या है, जो इंडिया के लोग थे ना, जैसे उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे तो क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी इंडिया का व्यक्ति नहीं है। तो इंडियन डिसाइडेड द अपोज साइमन कमीशन विथ लाउड स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक एंड अनफॉलिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग। मतलब क्या है, अब इंडियन लोगों के मतलब भारत के लोगों ने डिसाइड किया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाए, क्योंकि उसमें तो कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी भलाई करे। कोई इंडिया के व्यक्ति को तो ही भलाई कर पाएगा ना। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया था, बहुत लाउडली मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि साइमन गो बैक एंड काले झंडे को लहराते हुए। ठीक है, एंड बोला है कि हाउ एवर लाला लाजपत राय पास्ट अवे इन द लाठी चार्ज बाय द पुलिस। मतलब अब यहाँ पे क्या इतना बड़ा मतलब मैटर हो गया था, तो वहाँ पे लाठी चार्ज हो गई, जिसमें क्या था कि जो लाला लाजपत राय थे ना, उन पे मतलब है ना लाठीचार्ज हो गया। अब जिसकी वजह से क्या वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हालत बिगड़ गई थी। मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भर्ती किया गया और वो कुछ टाइम बाद समथिंग 1-2 महीने में ऐसा कुछ था, तो उसमें क्या वो पास्ट हो गए, मतलब क्या ऑफ हो गए थे, मर गए थे। सो ठीक है, ये भी ऐड कर देना आप। एंड सेपरेशन ऑफ बुर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना, और जो बुर्मा था उसको इंडिया से मतलब है ना अलग कर दिया गया था। फिर आगे लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोरेट, दीज आर सम मेजर रिकमेंडेशन। कहने का मतलब ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को जारी रखना, ये कुछ प्रमुख सिफारिश थी। ठीक है ना, ये सारी कम्युनल इलेक्ट्रोरेट वगैरह। ठीक है, सो आई होप साइमन कमीशन आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द मर्जर ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडियन यूनियन। कहने का मतलब ये जो प्रिंसली स्टेट थे ना, जहाँ पे राजाओं की हुकूमत वगैरह चलती थी, वो सब मतलब है ना वो इंडिया के अंदर विलय हो गए, मतलब मिल गए, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है पहले वाले पॉइंट में, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस दे वर 562 प्रिंसली स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि आज़ादी के दौरान 562 रियासतें थी। ठीक है ना, जिसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। एंड आगे लिखा है कि आउट ऑफ देम 48% प्रिंसली स्टेट हैड टेकन इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे जो 48% जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उन्हीं से मिलके यहाँ पे जो मतलब टोटल एरिया मतलब इंडिया का माना गया था। फिर बोल सकते हैं क्या, उनमें से 48% रियासतों की भारत के कुल क्षेत्रफल पर हिस्सेदारी थी। ठीक है, मतलब 48% प्रिंसली स्टेट थे भारत में से। अब आगे लिखा है दूसरे वाले पॉइंट में, मोर एवर 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिजाइड्स एंड इन दीज प्रिंसली स्टेट। मतलब 20% जो जनता थी ना, वो इन्हीं प्रिंसली स्टेट से थी। ठीक है, एंड आगे दिया है कि द प्रिंसली स्टेट इंक्लूडेड बिग स्टेजेस सच एज कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर, एज वेल एज सेवरल स्मॉल स्टेट्स एंड सम स्टेट्स वर एज ए स्मॉल एज विलेज। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया, मतलब क्या है, कुछ छोटे मोटे विलेज थे जो कि मतलब स्टेट थे जो कि मतलब एज अ विलेज की तरह, गांव की तरह। तो यहाँ पे पहले में क्या बोला गया हमारे पास कि रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर जैसे बड़े राज्यों के साथ साथ छोटे छोटे राज्य भी शामिल थे, जिनमें से कुछ राज्य ऐसे थे जो गांव की तरह छोटे थे। ठीक है, फोर्थ वाले की हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है इट वॉज अ मैमोथ टास्क टू कन्विंस द किंग एंड नवाब ऑफ दिस स्टेट टू मर्ज विथ इंडिया। ठीक है, मतलब मैमोथ को वो टास्क दिया गया था कि वो राजाओं को कन्विंस करे, ठीक है, इंडिया के अंदर मिलने के लिए, कि वो सब है ना कन्विंस होके, मतलब मैमोथ को टास्क दिया गया था, जो क्या है, जो प्रिंस थे ना
जिस भी मतलब स्टेट के राजा थे उनको कन्विंस करके कैसे भी करके इंडिया के अंदर मिलाया जाए, मतलब विलय किया जाए प्रॉपर तरीके से। एंड आगे लिखा है हमारे पास कि इंडिया also feared that if the failed to merge these states with union and then foreign rulers may against invade these state and the later India। मतलब यहाँ पे बोला गया है 5 वाले पॉइंट में, भारत को यह भी डर था कि यदि इन राज्यों को भारतीय संघ में मिलाने से में असफल रहा तो विदेशी शासक फिर से इन राज्यों और बाद में भारत पर आक्रमण कर सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है ना कि अगर कोई भी स्टेट जैसा मिलता नहीं है मतलब है ना भारत के अंदर, तो कोई भी मतलब बाहर से फॉरेन आके फिर से मतलब क्या करेंगे, रूल करने लगेंगे, मतलब अपना शासन करने लगेंगे और फिर से क्या करेंगे, भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो इस चीज़ का डर था, इसलिए क्या कर रहा है वो सबको मिला रहा था, मिल जाएगा तो एक पावरफुल कंट्री तैयार हो जाएगी इस वजह से। अब छठे पॉइंट में क्या बोला है, इट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल हु प्लेड अ हीरोइक एंड लीडिंग रोल इन अकॉम्प्लिस्ड साइनिंग एंड दिस टास्क। मतलब यहाँ पे बोला है कि उन्होंने रियासतों के राजाओं और नवाबों से अपील की कि उन्हें, नहीं जस्ट वेट, सरदार वल्लभ भाई थे ना, हाँ इन्होंने अपील की थी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट वॉज सरदार पटेल हु प्लेड, अच्छा मतलब इन्होंने क्या मैन भूमिका निभाई थी, मतलब क्या बोलते हैं जो प्रिंसली स्टेट को अपने अंदर विलय करने में, ठीक है ना, मिलाने में इंडिया के अंदर। फिर यहाँ पे क्या दिया है कि ही अपील टू द किंग नवाब एंड किंग एंड नवाब of the princely state that they should voluntarily and give up their representative states in the interest of their subject and the union of India। मतलब उन्होंने रियासतों के राजाओं और नवाबों से अपील की कि उन्हें अपनी प्रजा और भारत के साथ मिलना है, ठीक है, तो स्वेच्छा से अपने अपने राज्यों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर तुम्हें मिलना है तो अपने अपने राज्य को छोड़ दो और इंडिया के अंदर विलय हो जाओ। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसली स्टेट के बारे में। सो आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पे लिखे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो मैं इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी किसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला ए वाला पॉइंट है हमारे पास, इन इंडिया के अंदर द इलेक्शन आर कंडक्टेड एडमिनिस्ट्रेटेड कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भारत के अंदर चुनाव का संचालन, नियंत्रण और निगरानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा रखी जाती है। ठीक है, मतलब ईसी की देखभाल के अंदर यहाँ पे जो चुनाव वगैरह होते हैं इनकी निगरानी होती है, उसी के अंडर की जाती है। ऑप्शन बी में अगर बात करें तो द इलेक्शन कमीशन आल्सो डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब बोला है हमारे पास कि जो चुनाव आयोग होता है ना, इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है चुनाव आयोग, वो किसी भी राजनीतिक दल के गठन के मानदंड भी तय करता है। मतलब क्या है, वो चाहे तो मतलब किसी भी पार्टी को बनाना बिगाड़ना जस्ट इलेक्शन कमीशन का काम है। एंड आगे दिया है नेक्स्ट में कि अ पॉलिटिकल पार्टी दैट विजेस टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन नीडेड टू रजिस्टर इटसेल्फ विथ द इलेक्शन कमीशन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो राजनीतिक दल है वो चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसे चुनाव आयोग के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। कहने का मतलब ये, अगर कोई भी व्यक्ति किसी चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर है ना उसको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर वर 1593 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एज ऑन 10th मार्च 2014, लेटर 239 पार्टीज। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि चुनाव आयोग में कुल जो पार्टी है ना वो टोटल मिला के मतलब 1593 थी एंड पंजीकृत राजनीतिक दल थे। मतलब बाद में 239 दल बचे, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 239 पार्टीज बची खाली। ठीक है, 2014 के अंदर 10th मार्च, अच्छा सॉरी 1593 टोटल पार्टीज थी कब, 10 मार्च 2014 तक, लेकिन बाद में सिर्फ 239 ही पार्टीज बची। एंड नेक्स्ट में दिखा है हमारे पास ऑप्शन ई में कि द इलेक्शन कमीशन अलॉट सिम्बॉल्स टू द रजिस्टर्ड पार्टीज। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना वो क्या करता है, एक पार्टीज को सिंबल प्रोवाइड करता है। जैसे देखो तुमने झाड़ू देखा होगा केजरीवाल का, फिर यहाँ पे पंजा जो कांग्रेस का है, फिर कमल जो कि मतलब क्या बोलते हैं बीजेपी का है। तो इस तरीके से क्या है उनके एक सिंबल होते हैं एक पार्टीज के। फिर बोला है कि इट आल्सो अलॉट्स अनरिवर्स्ड सिम्बॉल्स टू अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। कहने का मतलब ये है कि गैर मान्यता प्राप्त दलों और
व्यक्तिगत उम्मीदवारों को आरक्षित प्रतीक भी आवंटित करता है, ठीक है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। सो यहाँ पे लिखा है आफ्टर द इलेक्शन एंड द इलेक्शन कमीशन काउंट द वोट एंड अनाउंस द पॉलिटिकल पार्टी हु विन्स मैक्सिमम वोट्स एज द विनर। मतलब यहाँ पे बोला है चुनाव के बाद चुनाव आयोग, मतलब है ना जो इलेक्शन कमीशन है, वो वोटों की गिनती करता है और चुनाव के आयोग की घोषणा करता है कि सबसे अधिक वोट कौन सी मतलब पार्टी को मिले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ की मतलब ये जो अनाउंसमेंट है ना वो इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, सो आई होप इलेक्शन कमीशन भी आपको क्लियर हो गया हो और पॉलिटिकल पार्टीज भी। चलिए चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 37 में। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लिखा है आंसर में इलेक्शन इज अ गुड रीजन फॉर द रूलर्स टू एक्ट अकॉर्डिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि चुनाव, जैसे हमारे पास कह दिए, चुनाव शासकों के लिए लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होने का एक अच्छा कारण है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्शन होता है तो जो लोगों की डिमांड होती है ना उस पर काम करने का एक सबसे अच्छा मतलब है ना कारण है। बिकॉज क्या, अगर देखो चुनाव मतलब लोग लड़ते हैं ना तो उससे पहले रीज़न पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ मतलब तुम्हारे गांव में क्या कमी है क्या नहीं। तो अब लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है और वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ क्या है ना कि अपने आप ही निकल के आ जाती है कि उनकी परेशानियाँ क्या हैं। और अगर वो परेशानियों पर अगर जो कोई भी इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति काम करता है ना तो वोट तो उसी को मिलेंगे, सीधी सी बात है, अगर वो लोगों की परेशानी दूर करेगा तो, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, वो एक अच्छा रीज़न है इलेक्शन होना। एंड आगे लिखा है यहाँ पे कि पीपल कैन पार्टिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड इन डेमोक्रेसी प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो लोग हैं ना वो इस चीज़ के अंदर अपनी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एंड आगे दिया इलेक्शन गिव पीपल्स अ चांस टू इवेल्यूट देयर लीडर्स एंड गिव पीपल्स अ चांस टू चेंज द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन क्या करते हैं, लोगों को अपने लीडर को चुनने के लिए एक मौका देते हैं, ठीक है। एक मौका के मतलब मौका देते हैं और मतलब बोल सकते हैं कि लोगों को अपने मन पसंदीदा या फिर बोल सकते हैं कि जो अच्छी तरीके से उनकी डिमांड पर काम करे उनको चुनने का मौका देते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड आगे लिखा है इलेक्शन हेल्प इन फंडामेंटल एंड फॉर अ डेमोक्रेसी एंड इट इज़ थ्रू इलेक्शन एंड दैट पीपल्स एक्सरसाइज देयर पावर टू चूज और चेंज देयर लीडर्स। कहने का मतलब ये चुनाव मौलिक और लोकतंत्र के लिए मदद करता है और यह चुनाव के माध्यम से लोग अपने नेताओं को चुनने या बदलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे समझ के चलो कि बहुत सारी एक तरह की डेमोक्रेसी क्या होती है ना कि लोगों के द्वारा अपने नेता को चुनना है। तो किसी भी नेता को हम चुन भी सकते हैं लोगों के द्वारा और उसे अपने पोस्ट से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पीपल्स मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एंड अगली ये लास्ट में दिया हमारे पास द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पे बोला है जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपने मन पसंदीदा बोल सकते हो आप उसे। जैसे मोदी क्या है आजकल ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि लोगों की पसंद भी है, फिर लोगों को प्रॉब्लम भी है, तो वो सारी चीज़ें एक तरह की उनकी मांग उठाई एक तरह की, ठीक है। कि अगर मोदी ने बहुत सारे अच्छे भी काम किए हैं और कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए, तो इस हिसाब से क्या कुछ लोग बुरा मान रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या लोग अपने प्रधानमंत्री को, अपने मतलब है ना मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम 38 वाले पे। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एट द टाइम ऑफ फ्लड। देखो जब है ना आप बोल सकते हो इसे फ्लड बोलते हैं ना, हाँ जस्ट वेट, फ्लड को क्या बोलते हैं, हाँ बाढ़ बोलते हैं, सॉरी फ्लड को बाढ़ बोलते हैं। तो जब बाढ़ आती है ना तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो यहाँ पर दिया है कलेक्ट योर पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड टेक रिफ्यूज एट सेफर प्लेस। मतलब जो भी हमारे पास पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जस्ट खाना वगैरह भी हो सकता है, फ़ोन वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें ले लेनी है और एक सेफ प्लेस पर चले जाना है। फिर आगे लिखा है डू नॉट कीप द चिल्ड्रन हंग्री। अगर आपके पास कोई भी छोटा मोटा बच्चा है तो उसे भूखा नहीं रखना चाहिए। एंड आफ्टर द फ्लड ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, ठीक है। और जो फ्लड आने के बाद हमें गर्म पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि देखो ये फ्लड है ना, कहीं ना कहीं मतलब मिल गया हो उसके अंदर जो क्या गंदगी मतलब बढ़ गई वो पानी की, तो गर्म पानी करने से क्या थोड़ा सा वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हमेशा गर्म पानी ही पीना चाहिए। एंड आगे लिखा है
कि वी अवेयर ऑफ सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि हमें ना झटकों से वाकिफ रहना चाहिए। ये सेक्स का मतलब क्या, सेक बोलते हैं ना, सेक मतलब क्या है, जैसे भूकंप वगैरह आ रहा है तो जस्ट उनसे भी अवेयर रहना चाहिए, हमें मालूम रहना चाहिए कि मतलब हाँ ऐसा भी हो सकता है। अगली है कि रेडियो एंड मोबाइल फ़ोन शुड बी कैप्ड विथ यू, मतलब क्या है, हमें अपने साथ मोबाइल और रेडियो को रखना चाहिए, बिकॉज क्या है, कोई भी मतलब खास जानकारी देखने को मिल जाती है वो सारी चीज़ें, तो वो सब हमें करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है डू नॉट ईट फ्लड प्रिपेयर्ड इन फ्लड वाटर, कहने का मतलब है कि खाना है ना हमें फ्लड वाटर में नहीं बनाना चाहिए, मतलब उसके पानी में नहीं बनाना चाहिए। आगे लिखा है डू नॉट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट्स एंड सिचुएशंस एंड बिफोर मूविंग्स आउट फ्रॉम अ सेफर प्लेस, कहने का मतलब ये कि आप अगर कहीं भी जाते हो ना तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी प्राप्त कर लो कि कौन सा रूट कैसा है, कैसी सिचुएशन चल रही है उसकी, उसके बाद ही हमें सेफ प्लेस पे जाना चाहिए। ओके, सो आई होप 38 वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चलते हैं हम 39 पे, जहाँ पे एक ग्राफ है। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, सो द फॉलोइंग डिटेल्स इन द आउटलाइन ऑफ द मैप गिवन टू यू, ठीक है। हमारे पास ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, मैप में शो करना है। तो सबसे पहला हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन है ना वो टोटल मिला के 8 स्टेट को टच करती है। जैसे देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की बनाई है। अब कौन कौन से स्टेट में वो भी एक बार आपको बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से वो 8 स्टेट को टच करती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास ट्रॉपिक कैंसर लाइन वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट दिया है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन महामरुस्थल, ठीक है। तो इंडियन महामरुस्थल है, उसका हमने सिंबल तैयार किया, ये देखो ये बॉक्स तरीके से, ठीक है। तो ये बॉक्स तरीके से कहाँ है हमारे पास, ये राजस्थान। तो याद रखना राजस्थान के अंदर यहाँ पे इंडियन महामरुस्थल है, जो कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान और सिंध जगह पे भी मतलब पाया जाता है। ओके, सो ये आप है ना इस तरीके से कोई भी सिंबल दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट दिया हमारे पास व्यूलर लेक, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर में, ये हमारे पास दिया व्यूलर लेक। अब व्यूलर लेक कहाँ दिया देखो, तो जो व्यूलर लेक है ना उसका सिंबल हमने स्टार बनाया है, और जो स्टार है वो हमारे पास लद्दाख में है, ठीक है, जिसे लेह भी बोला जाता है। तो ये व्यूलर लेक हो गया। ओके, इस तरीके से आपको सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। फिर इस तरीके से हमारे पास क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक ये जो एक नेशनल पार्क था ना, ये बांदीपुर, ये टाइगर प्रोजेक्ट को लेके था, ठीक है, या फिर टाइगर रिजर्व भी आप बोल सकते हैं। तो आई होप आपको चारों पॉइंट किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है आपको मालूम पड़ गया हो। दूसरी बात, मैप में सफाई ज़्यादा रखनी है, आपको ज़्यादा काला पीला नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर देना, तो मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।